गुड इवनिंग। मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हिंदी पेडागोजी है उसका जो अगला चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। क्या देखना है, जो भाषा अधिगम में जो व्याकरण की भूमिका है इसके ऊपर, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। यानी जो व्याकरण है उसका क्या है, जो हमारे भाषा में क्या इम्पोर्टेंस है, बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, प्राइमरी लेवल पे कितना इम्पोर्टेंस रखता है, अपर प्राइम कितना करता है, किसके लिए ज़रूरी है, शिक्षक के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे हमने आपको बताया था कि शिक्षक के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक को यदि व्याकरण का नॉलेज नहीं होगा तो क्या करेंगे, बच्चों को सही सही से क्या होगा, नहीं बता पाएगा। इसीलिए शिक्षक के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, यानी किसका, व्याकरण का ज्ञान होना। लेकिन यहीं पर जब प्राथमिक कक्षा है तो यहाँ पे जब आपके साथ प्रश्न रहेगा तो आपको क्या करना है, तो प्राथमिक बच्चों के लिए जानना उतना ज़रूरी नहीं है व्याकरण। तो क्योंकि प्राइमरी के बच्चे वो क्या है, उसका भाषा सीखना ज़रूरी है जिससे अपने भाव को व्यक्त कर सके सही तरीक़ा से। तो फिर भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी की कक्षाएं जो हैं वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, व्याकरण के कुछ नियम बच्चों को बताते हैं या व्याकरण के बारे में बताते हैं, भाषा को उसको शुद्ध करते हैं। वहीं पे अपर प्राइमरी तो वहाँ पर थोड़ा जानना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे तब तक क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो भाषा को शुद्धता लाने के लिए, भाषा को सही तरीका से लाने, भाषा को नियमबद्ध करने के लिए, भाषा को एक लय में रखने के लिए, हैं, प्रभावशाली बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए क्या होना चाहिए, व्याकरण क्या है, ज़रूरी है। नहीं, व्याकरण का नियम सीखना ज़रूरी होता है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रोल होता है ग्रामर का हमारे भाषा में, या लैंग्वेज में। तो पहला देखते हैं जो व्याकरण के बारे में। तो भाषा का जो था, तो भाषा संप्रेषण का क्या एक माध्यम है, किंतु उसे प्रभावी, आकर्षक एवं मानक बनाने में व्याकरण का क्या होता है, अहम योगदान होता है। संप्रेषण का क्या है, माध्यम है। संप्रेषण अर्थात हम अपने भाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, संप्रेषित करते हैं दूसरे पे। तो जो किसी भी तरह से कर सकते हैं, इशारे के माध्यम से, लिख कर, बोल करके, बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी बात है, ये किस पे डिपेंड करता है, आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर। कोई भी किसी से आपको काम करवाना हो तो आप जा रहे हैं किस तरह से बोल रहे हैं, उसको इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि मधुर वाणी में बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं और बहुत ही सजा के बोल रहे हैं, तो सामने वाला क्या होगा, प्रफुल्लित हो जाएगा और आपका काम कर देगा। वहीं पे यदि आप अच्छा तरीके से नहीं बात करेंगे, आपका भाषा क्या होगा, उठ पटांग होगा, कि जो काम करने वाला होगा नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या है, व्याकरण के जानना जरूरी है। और भाषा में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो बता रहा है जो भाषा को क्या करता है, प्रभावी बनाना के लिए। उसके बाद क्या है, आकर्षक बनाना है भाषा को, एवं मानक बनाने में क्या होता है, व्याकरण का अहम योगदान होता है। वहीं पर दूसरी तरफ व्याकरण भाषा के परिवर्तनशीलता के गुण के कारण उसे शुद्ध बनाए रखने में एवं विकृतियों से बचाने का कार्य करती है। ये आपको याद रखना है कि क्या है, भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। भाषा क्या होता है, बदलता रहता है। यानी आप जब बोल रहे हैं, आपके प्रवाह के कारण या किसी भी कारण, जल्दीबाजी के कारण, कहीं भी समय के कारण, या हो सकता है कि स्थान के कारण भाषा में क्या है, परिवर्तन आ रहा है। तो इस परिवर्तन को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए, या भाषा में जो विकृतियां आ रही है, विकृतियां आना मतलब देखेंगे, एक ही भाषा है, मान लिया आप हिंदी है, हिंदी भी क्या है, अलग अलग जगहों पे क्या है, अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। आप देखिएगा जो पंजाब का हिंदी थोड़ा अलग होगा, तो हरियाणा का हिंदी अलग है, दिल्ली में जो हिंदी बोला जाता है उसका क्या है, एक लय ही अलग है। इसी तरह से जो राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे जो हिंदी बोला जाएगा, वहाँ के जो लोग हिंदी बोलेंगे अलग तरीका से बोलते हैं। तो जगह बदलने से क्या हो रहा है, लैंग्वेज में विकृतियां आना क्या होता है, शुरू हो जाता है। भाषा तो एक ही है हिंदी, लेकिन जगह बदलने के कारण, स्थानीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीयता के कारण क्या होता है, उसमें जो ये सारे गुण आने, यानी विकृति उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो व्याकरण आता है। और व्याकरण क्या करता है, उन विकृतियों को रोकता है। भले आपका टोन बदल जाए, लेकिन व्याकरण कहता है इस नियम के अनुसार ही आपको बोलना है। यानी आज जैसे है कि है, लड़की घर जा रही है, तो एक लड़की है घर जा रही है, तो किसी भी भाषा में बोलेंगे तो रही ही शब्द का आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। या ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में तो बोलेंगे लड़की घर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, भाषा अशुद्ध हो जाएगा। तो उस विकृतियों को रोकने के लिए क्या होता है, व्याकरण का जानना बहुत जरूरी है। यहीं पर देखते हैं, लगातार प्रयोग होते रहने के कारण भाषा स्थिर नहीं रहती है। यानी भाषा का तो प्रयोग हो ही रहा है हर समय, हर समय भाषा का उपयोग करते हैं, हर जगह इसका उपयोग करते हैं। तो भाषा स्थिर नहीं रहती, बल्कि परिवर्तनशील क्या होती है, बनी रहती है। यानी भाषा के बारे में कभी भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, भाषा स्थिर है या परिवर्तनशील है, तो भाषा क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील है। इसके बाद हम देखते हैं, भाषा सदा ही विकासोन्मुख है और अर्जनशील रही है। अर्थात क्या है, विकासोन्मुख मतलब भाषा
क्या है उसमें विकास होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, यानी नए नए समय आ रहे हैं, जितना इसका उपयोग हो रहा है उतना उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, नए नए चीज भाषा में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी जब मान लीजिए जब हिंदी की शुरुआत हुई थी, जब हिंदी बना होगा उस समय इसमें क्या होगा, उतने शब्द नहीं रहे होंगे जितने आज क्या है उसमें शब्द जुड़े हैं, आज जितने उसमें व्याकरण के नियम जुड़े हैं, आज जितना उसका साहित्य बना है, जितना हिंदी आज समृद्ध हुआ है उतना वो पहले नहीं हुआ होगा जब इसका क्या होगा, जन्म हुआ होगा। इसलिए क्या है, विकासोन्मुख है, नहीं इसका क्या है, विकास होता जाएगा, और जितने समय चलता जाएगा इसमें क्या होगा, और परिवर्तन होता जाएगा, इसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, होता जाएगा। इसके बाद क्या, ये अर्जनशील है, यानी भाषा क्या होती है, अर्जनशील। कोई भी भाषा हो तो क्या होता है, अर्जनशील है, अर्थात ये स्वतः ही क्या है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उसके द्वारा क्या होता है, ये एक्वायर्ड कर लिया जाता है। अर्थात कोई भी भाषा हो वहाँ के बच्चे आराम से सीख लेते हैं। मान ली हिंदी भाषा का परिवेश है तो वहाँ के बच्चे क्या होंगे, स्वतः ही क्या होंगे, हिंदी सीख जाएंगे। अर्थात जो इंग्लैंड में जो बच्चा होगा वो स्वतः ही क्या होगा, अंग्रेजी सीख जाएगा, उसको किसी स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी अंग्रेजी सिखाने के लिए। या जो महाराष्ट्र में वो मराठी सीख जाएंगे, कहीं का बच्चा होगा। यानी भाषा क्या है, अर्जनशील, यानी इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, यानी आपका भाषाई परिवेश की जरूरत होती है। यानी भाषा है, परिवेश है, समृद्ध परिवेश है, तो क्या हो जाएगा, वो किसी के भी द्वारा क्या होगा, अर्जनशील है, यानी उसके द्वारा वो सीख ली जाती है स्वतः ही। इसके बाद है व्याकरण, जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण है क्या, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। यानी एक क्या है, शास्त्र है, एक नियम है, एक तरीका है जो क्या करता है, यानी बहुत सारे भाषा के क्या होता है, व्याकरण होता है। ये भी प्रश्न होता है क्या सभी भाषा का व्याकरण है, नहीं, सभी भाषा का व्याकरण नहीं है। यानी लिखित में भी क्या है, नहीं है, बहुत सारे भाषा जिसका नहीं है, बहुत सारे बोली है। तो यहाँ पे क्या है, जिस भाषा का व्याकरण है, तब व्याकरण क्या, भाषा का क्या एक नियम है, तरीका है, जहाँ पे आपको क्या करता है, ये बताया जाता है कि किसी भी भाषा का किस तरह से प्रयोग करना है, उन्हीं की शुद्धता को बनाए रखती है। कहाँ पे, तो बोल रहा है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने, यानी आप जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसकी शुद्धता की ओर ध्यान देता है, आपको बताता है कि नियम के अनुसार आप इसको क्या करें, उपयोग करें, इसका हमको ज्ञान कराता है। यानी भाषा के शुद्ध बोलना और लिखने का ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त होता है, व्याकरण से प्राप्त होता है। व्याकरण क्या है, एक मान लिया शास्त्र है, नियम का, कानून का। किसका नियम कानून लिखा रहता है, भाषा के बारे में। तो किसके, किस भाषा के बारे में, तो जिस भाषा के आप व्याकरण पढ़िएंगे उस भाषा के बारे में लिखा रहता है। बहुत सारे भाषा हैं, सभी भाषा के अपना अपना क्या होती है, अलग अलग क्या है, व्याकरण है। वहीं पे जो डॉक्टर स्वीट है, उसने क्या, स्वीट महाशय ने जो है उसने क्या कहा, उसके अनुसार हम जब जानेंगे तो व्याकरण भाषा का वह व्यावहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। यानी इसको क्या कहा, व्याकरण को शरीर विज्ञान बता दिया, किसने, डॉक्टर स्वीट ने। ये आपको कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि शरीर विज्ञान किसने कहा था, व्याकरण को डॉक्टर स्वीट ने कहा था। तो बताया गया व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण तथा उसका शरीर विज्ञान है। अर्थात उसको क्या करता है, भाषा को अलंकृत करता है, भाषा को नियमबद्ध करता है, भाषा को एक तरीका में, एक नियम के अनुसार क्या करता है, गठन करता है, यानी उसकी शुद्धता को बनाए रखता है। वहीं पे डॉक्टर जयगर के अनुसार, डॉक्टर जयगर ने क्या कहा, प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही क्या है, व्याकरण है। यानी प्रचलित भाषा संबंधी नियम, यानी जो भाषा संबंधी नियम है उसी को क्या कहा, इसने व्याकरण कहा। तो सब तो एक ही बात है कि क्या है, व्याकरण एक नियम है जिसमें भाषा की शुद्धता का लिखा रहता है कि भाषा को किस तरह से बोलना है, भाषा को किस तरह से लिखना है, किसके बाद क्या आता है, कौन सा शब्द होगा, उसका उच्चारण कैसे करना है, किस कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, इन सारे चीज़ों का ज्ञान क्या होता है, व्याकरण में लिखा रहता है। तो मोटे तौर पे क्या होगा, व्याकरण क्या एक नियम का किताब है जो भाषा का नियम के किताब है, भाषा के बारे में बताता है। अब है कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। तो व्याकरण की क्या भूमिका है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में देखेंगे। तो भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है, जो हमने आपको अभी बताया था। यानी शुद्ध रखना है और उसकी विकृति को बचाना है। जैसे बताया था कि विभिन्न स्थानों पर भाषा क्या है, बदल जाती है, एक ही भाषा है लेकिन क्या क्षेत्रता के प्रभाव के कारण उसका क्या है, उसमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए क्या है, व्याकरण बनाया गया। यानी कहीं के भी लोग होंगे, भाषा यदि ऐसा बोलते हैं, विकृतियां आ गई, तो जब उसको व्याकरण पढ़ाया जाएगा तो समझेगा कि नहीं ये गलत है, उसको इस तरह से क्या करना है, बोलना है या इस तरह से लिखना है। तो जब जैसे ही व्याकरण के नियम में आएगा, कहीं का भी भाषा होगा, सब क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा, मैंने एक तरीका से क्या होगा, लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा। व्याकरण भाषा का क्या है, सहचर है। सहचर मतलब क्या है, साथी, साथ चलने वाला, यानी सहपाठी, यानी एक साथ रहने वाला, उसी को क्या कहते हैं, सहचर है।
तो क्या है, व्याकरण और भाषा एक साथ चलता है, अर्थात भाषा अलग नहीं है, व्याकरण अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक साथ है। यानी भाषा का जैसे ही उपयोग करते हैं तो उसमें से हम नियम लगा दिए, तो नियम से ही करते हैं, स्वाभाविक तौर पे करते हैं, तो वही क्या हो गया, उसमें व्याकरण भी आ गया। तो क्या है, तो भाषा के साथ चलता है व्याकरण, भाषा क्या है, सहचर है, भाषा चल रहा है उसके साथ व्याकरण भी चल रहा है, तब क्या है वो जो प्रभावशाली भाषा बनता है और शुद्ध भाषा बनता है। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो व्याकरण के बारे में और भाषा के बारे में है, जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। अब व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, क्या उद्देश्य है, व्याकरण क्या है, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों, इसीलिए बताया गया, किस लेवल पे पढ़ाना चाहिए, हमने आप पहले बताया जो प्राइमरी लेवल में भी पढ़ाना है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या बहुत ही जरूरी है भाषा की शुद्धता के लिए। तो क्या है, छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना, यानी छात्रों को क्या करना है, शुद्ध क्या करना है, बोलना है, लिखना सिखाना है, पढ़ना सिखाना है, तो क्या है, व्याकरण का ज्ञान क्या है, होना चाहिए। यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, शुद्ध नहीं बोल पाएगा, शुद्ध नहीं लिख पाएगा, ना पढ़ पाएगा, अशुद्धियां रह जाएगी, उसमें अशुद्धियां रहेगी तो जहां भी इसका व्यक्त करेगा अपने भाव को, वहां भी अशुद्धियां ही फैलाएगा, हर जगह क्या होगा, अशुद्धि रहेगा, अशुद्ध वाक्य बोलेगा, अशुद्ध लिखेगा, अशुद्ध पढ़ेगा, यानी स्पेलिंग गलत होगा, या उसका जो संज्ञा सर्वनाम जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, लिंग का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी क्या होगा, गलत करेगा, इसलिए क्या जरूरी है। इसके बाद है व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा सृजनात्मकता का विकास करना, यानी रचना तथा सृजनात्मकता, कोई भी क्रिएटिविटी है उसका जो राइटिंग है, या कुछ वो लिख रहा है, साहित्य का सृजन कर रहा है, कहानी का सृजन कर रहा है, या नाटक कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो क्या है, तो उसमें भी व्याकरण चाहिए, क्योंकि क्या है, वहां पे भी जरूरी है नियम, हर जगह नियम चाहिए, साहित्य की रचना में हर जगह क्या है, नियम जरूरी है, और ये व्याकरण जाने बिना नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है, व्याकरण का शिक्षण क्या है, जरूरी है। छात्रों को क्या है, ध्वनियों ध्वनियों के मध्य के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों एवं क्या है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करना, इसीलिए व्याकरण जानते हैं। ध्वनि, ध्वनि बहुत सारे क्या है, जैसे बहुत सारे जो स है, जैसे हमने हिंदी में कितने 300 पढ़े, तीनों का क्या है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, हमने र, दो ठो र पढ़े, र और र, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एक ही जैसा र पढ़ देते हैं, तो क्या होता है, वो गलत है। हम लोग भी जैसे दो ठो न पढ़ते हैं, तो व्याकरण हमको बताता है किसका उच्चारण कैसा होगा, बहुत सारे क्या है, जो अक्षर है एक ही जैसा है, साउंड भी एक ही जैसा, थोड़ा सा अंतर होता है, तो ये कहाँ सीखते हैं, हम व्याकरण की कक्षा में सीखते हैं कि ना इसका उच्चारण ऐसा है, इसका वर्तनी ऐसा है, स्पेलिंग ऐसा है, कई सारी चीज एक ही सा लिखा रहता है, लेकिन पढ़ते अलग है, या साउंड एक जैसा होता है और मीनिंग अलग होता है, ये सब हमको कहाँ पता चलता है, ये जो सूक्ष्म अंतर है, जैसे बताया र और र का जो सूक्ष्म अंतर है, ये कहाँ पता चलेगा, व्याकरण की कक्षा में क्या होता है, पता चलता है। इसलिए शब्द योजना बनाते हैं, शब्द एक होता है, बहुत सारे उसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं, शब्द एक ही है, बहुत सारे उसका अर्थ है, कनक, जैसे कनक हो गया, कनक मतलब धतरा भी होता है, कनक मतलब सोना भी होता है, ये सब कहाँ पता चलेगा, व्याकरण की कक्षा में। जैसे आपने क्या कहा, बहुत सारे शब्द है लेकिन एक ही अर्थ है, जैसे पवन हो गया, हाँ, वायु हो गया, समीर हो गया, तो क्या है, ये सभी अलग अलग शब्द है, लेकिन इसका सबका मतलब तो क्या हो गया, हवा हो गया, ये सारी चीज की जानकारी हमको कहाँ मिलेगी, व्याकरण की कक्षा में। इसलिए बताया गया जो सूक्ष्म अंतर जो है ये पता चलेगा, शब्द योजना पता चला, शब्द शक्तियां जो है, शुद्ध वर्तनी, स्पेलिंग कैसे लिखना है, ये कहाँ पता चलता है हमको, व्याकरण की कक्षा में पता चलता है, उसके नियम के अनुसार ही पता चलता है। इसलिए क्या है, व्याकरण शिक्षण होना बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। वहीं पे अगला जो पॉइंट है वो क्या है, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना, यानी जो वाक्य रचना करते हैं तो वाक्य रचना में संज्ञा सर्वनाम का कहाँ स्थान होगा, कहाँ पे विशेषण लगाना है, कहाँ पे जो क्रिया होगा नहीं होगा, क्रिया का क्या स्वरूप होगा, किस तरह से होगा, ये सारे नियम हम क्या करते हैं, व्याकरण में सीखते हैं। विराम चिन्ह, बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, यहाँ पे कॉमा है, समीकरण लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, जो तो कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करना है, ये कहाँ सीखा जाएगा, ये सब व्याकरण में नियम के अनुसार सिखाते हैं। ये सब सीखना क्या बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपका जो लिखावट है वो सुसंगत नहीं होगा। तो व्याकरण पढ़ना इसलिए क्या है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है छात्रों को शब्द सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना, और क्या है, स्वराघात एवं बलाघात के अनुसार अर्थबोध कराने के योग्य बनाना। यानी जब देखते हैं हम, जब कोई भी रचना करेंगे, यदि आपने किसी रचना का रचना डायरेक्ट आपने चलित भाषा में कर दिया, और दूसरा वहीं पे आपके सहपाठी उसने रचना किया, यानी उसने लिखा, उसमें उसने मुहावरे का इस्तेमाल किया, लोकोक्ति है उसका इस्तेमाल किया, पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसका जो रचना होगा वो प्रभावशाली होगा, पढ़ने में भी सुंदर लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा, और क्या है, प्रभावशाली लगेगा। दोनों, हालांकि एक ही चीज लिखा, एक ही विषय के ऊपर लिखा,
और सेम पॉइंट लेके लिखा, लेकिन आपने इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जो कि उसने व्याकरणिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसकी रचना क्या होती है, प्रभावशाली बनेगी। इसीलिए हम व्याकरण क्या करते हैं, सिखाते हैं, जाके बच्चे क्या है, शब्द सुक्ति पहचान सके, लोकोक्ति मुहावरे आदि का प्रयोग कहाँ पे करना है, किस प्रसंग में करना है, ये सीख सके कि कहाँ पे करना नहीं करना है, अर्थ निकालना सीख सके, स्वराघात और बलाघात कहाँ पे किसका है इस्तेमाल करना है, कौन सा स्वर कहाँ पे आएगा, कहाँ पे क्या करना है, कौन सा जो अक्षर आएगा, कहाँ पे बड़ी रो आएगा, कहाँ पे छोटा रो आएगा, इसका इस्तेमाल करना, ये सारा चीज हम क्या करते हैं, व्याकरण में सीखते हैं, व्याकरण के नियम के अनुसार हमें सिखाया जाता है। तो इसीलिए क्या है, व्याकरण बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न करना, यानी ये भी जरूरी है, छात्र समझ सके कि हाँ ये चीज़ जो वो कर रहा है वो गलत है, हाँ ये चीज़ क्या है सही है, कौन सा चीज़ सही है गलत है, इसमें रुचि उत्पन्न करने के भी क्या है, व्याकरण जरूरी है। भाषा की प्रकृति एवं पठन का व्यावहारिक ज्ञान करवाना। इसके बाद है भाषिक तत्वों का संरचना का ज्ञान प्रदान करना। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना, यानी मौखिक भाषा में है, जब हम जो मौखिक भाषा बोलने का जो भाषा है उसमें जो हम बोल रहे हैं किस तरह से बोल सकते हैं, वहीं पे जब हम लिखते हैं तो लिखने में क्या परिवर्तन होता है, बोलने और लिखने में कौन सा चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना है, किस तरह से लिखना है, किस भाषा का उपयोग हम नहीं कर सकते लिखने में, सारा चीज़ नियम है। आपको सब नियम कहाँ मिलेंगे, व्याकरण में। इसीलिए क्या है, व्याकरण सिखाना जरूरी है। प्राथमिक लेवल पर भी हम लोग सिखाते हैं और उसके आगे भी सिखाते हैं, तो लेकिन प्राथमिक लेवल पर सिर्फ नियम बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्टली नहीं सिखाना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, कहीं भी स्ट्रिक्टली होगा या मानक रूप में होगा तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, या नियम कंठस्थ करवाना ये भी जरूरी नहीं है। तो क्या करना है, बस उसका नियम के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, या क्या भाषा के शुद्ध रूप का जानकारी उसको बच्चों को होनी चाहिए। इसलिए व्याकरण का शिक्षण क्या है, जरूरी है। अब देखते हैं व्याकरण शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, जिस विधि से हम बच्चों को क्या करते हैं, व्याकरण सिखाते हैं। तो कौन सा विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, प्रयोग विधि है, सहसंबंध विधि है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है, खेल विधि और विश्लेषणात्मक विधि है। तो बहुत सारे विधि है, तो कौन सा विधि किस बच्चे के लिए, किस बच्चे का मतलब जो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बड़े बच्चे हैं, और जो बड़े बच्चे हैं यानी प्राइमरी के बच्चे हैं, जो है उच्च प्राइमरी है यानी जो अपर प्राइमरी उसके बच्चे हैं, या माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं, किसके लिए कौन सा विधि बहुत जरूरी है, सबसे अच्छा विधि कौन सा, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो इसमें है, पहला जो है निगमन विधि है। निगमन विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम व्याकरण के नियम कंठस्थ अथवा याद करवाए जाते हैं और तदुपरांत क्या होता है, उदाहरण देकर उनका व्यावहारिक प्रयोग सिखाया जाता है। यानी क्या है, पहले नियम, सर्वप्रथम व्याकरण के नियम, यानी नियम क्या है वो आपको बताया जाएगा, यानी रूल्स क्या है, यानी डिफिनेशंस क्या है ये बताया जाएगा, तब आपको क्या करेगा, उदाहरण दिया जाएगा उसके बाद। हाँ, तो जैसे आपको संज्ञा के बारे में यदि बताना होगा तो क्या कहें, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी पहले आपने उसका क्या डिफिनेशन बच्चों को बता दिया। अब हम उदाहरण देंगे, देखो ये क्या है, कलम, यानी ये नाम है, इसका मतलब क्या होगा, ये संज्ञा है। ये क्या है, पंखा है, तो पंखा को दिखा के बोलेंगे, पंखा क्या हो गया, ये क्या है, नाम है, अर्थात ये संज्ञा है। तो पहाड़ का नाम क्या है, हिमालय, जो दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये हिमालय नाम हो गया पहाड़ का, तो ये क्या है, ये संज्ञा है। फिर दिखाएगा क्या, तुम कहाँ रहते हो, तो कोई बोलेगा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली क्या है, शहर का नाम है, अर्थात ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो पहले हमने क्या दिया, उसका एक नियम दिया, डिफिनेशन दिया, तब हम उसको उदाहरण बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये निगमन विधि के अंतर्गत आ जाता है। तो क्या निगमन विधि क्या है, बच्चों के लिए सही है, तो बच्चों के लिए क्या होगा, निगमन विधि सही नहीं है, क्योंकि पहले आप क्या एक नियम बता दिए, नियम याद करवा रहे हैं, उसके बाद जाके उदाहरण की तरफ आ रहे हैं। यानी नियम जब आप पहले बता रहे हैं तो बच्चों को इसके बारे में तो पता ही नहीं है, तो बच्चे क्या होंगे, इस चीज को जल्दी रुचि से नहीं सीखेंगे। तब बाद में आप क्या करें, उदाहरण दे रहे हैं, तो ये जो ये विधि जो है, मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, आगमन विधि है। आगमन विधि ठीक इसका क्या होता है, निगमन विधि का उल्टा होता है। इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। अर्थात क्या हो गया, जो पहले उदाहरण, फिर क्या है, उसके बाद जाकर के नियम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपने क्या कक्षा में पढ़ा, आपने पूछ लिया बच्चों बताओ तो इस रूम में कितने दरवाजे हैं, सभी कहेंगे 2 दरवाजा है। फिर बचा बताओ तो कितने खिड़कियां हैं, कहेंगे 4 खिड़कियां हैं। फिर कहेंगे कि बताओ कितने पंखे हैं, बता दिया। बताओ ब्लैक बोर्ड का कलर कैसा है, सभी बोलेंगे काला है। फिर बताएंगे आपके जो हेयर है उसका कलर कैसा है, आपके टीथ का कलर कैसा है, ये बताए, कितने बेंच है इसके बारे में बता दिया। इस तरह से आपने पूछ लिया, तब बताएंगे आपने जो बताया ये 1 है, 2 है, ये जो आपका रंग काला है, इसका रंग सफेद है, ये सब क्या है, ये सब
विशेषण है, अर्थात क्या कर रहा है, ये किसी न किसी चीज की विशेषता बताती है। अर्थात जो किसी चीज की विशेषता, किसी चीज कहने से अर्थात संज्ञा या सर्वनाम किसी नाम की विशेषता बता रहा है, उसे विशेषण कहते हैं। तो पहले आपने क्या दिया, पहले उदाहरण दिया, यानी बच्चों से पूछा, यानी बच्चे जो जान रहे हैं, बच्चे आसानी से गिनेंगे। जैसे आप पूछो कितने दरवाजा है, बच्चे तुरंत, सभी बच्चे कौतूहल उत्पन्न हो जाएगा सब में, सभी क्या करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4, सभी गिनना शुरू कर देंगे, सभी उत्तर देंगे। आपके जो पढ़ा रहे हैं शिक्षण में सहभागी बनेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। और जैसे आपने पूछा आपके हेयर का कलर का, सब अपने हेयर को छुएंगे, देखना चाहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, यानी आप जो करें आपकी तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सारे क्या हुआ, उदाहरण आपने दे दिया, तब आपको बताने का अच्छा इसको विशेषण कहते हैं। तब बच्चे कहेंगे अच्छा इन चीज को विशेषण कहते हैं। तो क्या होगा, बच्चे इसमें क्या है, आप में रुचि ले रहा है। तो ये जो नियम है, ये सबसे बहुत ही अच्छा नियम है, किसके, बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए नियम क्या है, छोटे बच्चे हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आगमन विधि क्या है, कहीं पे आपके विधि में पूछेगा सबसे अच्छा विधि क्या है व्याकरण शिक्षण का, तो क्या हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा। वहीं पे देखिए दोनों में अंतर जो है, जो आगमन विधि और निगमन विधि में, आगमन में क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले बच्चों को हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, उदाहरण से परिपूर्ण करते हैं, फिर बताते हैं कि ये इस नियम का ये उदाहरण है, नियम की ओर बाद में जाते हैं। नियम हम पहले याद नहीं करवाते हैं, या नियम के बारे में पहले नहीं बताते हैं। वहीं पर निगमन विधि में ठीक उसके उल्टा, नियम पहले बताते हैं, उदाहरण की तरफ क्या करते हैं, बाद में जाते हैं। इस तरह से तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी बहुत सारे, उसको हमने एग्जाम्पल दे दिया, तब क्या विशेष की ओर क्या हुआ, गए हैं। यहाँ पे सूक्ष्म से स्थूल का नियम बता दिया, तब जाकर के हम बहुत सारे एग्जाम्पल की तरफ गए हैं, छोटा से बड़ा की ओर। यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट यानी बहुत सारे चीज बता दिया, तब सामान्य बात बताया जो उसको बताना था, यानी जिस चीज के बारे में बताना था उसके ऊपर हम बाद में आए, पहले जो वो जानता है उसके बारे में, इसीलिए बताया ज्ञात से अज्ञात की ओर गए हैं। ज्ञात यानी बच्चों को पहले से पता क्या था कि वो क्या जानता है, यानी उसके जो शर्ट का कलर कैसा है, दांत का कलर कैसा है, उसका हेयर का कलर कैसा है, यानी वो जो कक्षा में पढ़ रहा है उसमें कितने बेंच है, टेबल है, पंखे, उसके बारे में जानता है, और इसीलिए उत्साह होकर के क्या करता है, उसमें सहभागिता लेता है। फिर जो अज्ञात यानी जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम लिंग के बारे में नहीं जानता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसको नॉलेज देते हैं या बताते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, स्वतः ही क्या करते हैं, आपके शिक्षण प्रक्रिया में आपके सहभागी बन जाते हैं। उसको ज़्यादा प्रेशर करने या उसको जो है अपने तरफ विमुख करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाता है आपके तरफ आकृष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, वहीं पे अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन में जिस चीज के बारे में वो नहीं जानता है पहले उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चे तो सोचेंगे क्या पढ़ाई कर रहा है, तो हम जानते ही नहीं है इसके बारे में, हमको क्या बता रहे हैं, बहुत कठिन है, हमको नहीं सुनना है ये सब। बच्चे पहले आपसे विमुख हो जाएंगे, फिर जो ज्ञात है उसकी तरफ जाएंगे, तब तक तो बच्चा का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या है, निगमन विधि उतना कार्यकर नहीं होता है छोटे बच्चों के लिए। हालांकि जो ऊपर के क्लास है, ऊपर के क्लास में क्या है, निगमन विधि क्या है, जरूरी है। निगमन विधि के माध्यम से क्या उसके पास समय कम होता है, बहुत सारा चीज जानना होता है। तो ये मान लीजिए जो माध्यमिक के स्तर है उसके ऊपर का क्लास है, और भी वहाँ पे आप निगमन विधि द्वारा बच्चों का शिक्षण कर सकते हैं। बल्कि जो प्राइमरी का जो बच्चा है, प्राथमिक स्तर का बच्चा, उसके लिए आगमन विधि क्या है, सबसे अच्छा विधि है। इसके बाद जो है देखते हैं भाषा संसर्ग विधि। ये क्या होता है, भाषा संसर्ग विधि में हम देखते हैं यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में क्या होता है, इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती है, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त कर सके। अब देखिए इसमें भाषा के ऊपर भाषा संसर्ग विधि में क्या करते हैं, किसी लेखक का जो कृति है, कृति अर्थात जो उसकी जो रचनाएं हैं, साहित्य है, कोई नॉवेल्स है, ये जो है उपन्यास है, ये ला करके हम बच्चों को देते हैं, बच्चे उसको पढ़ते हैं। और बच्चे उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में उसके जो लिखावट को पढ़ेंगे, उसके भाषा को समझेंगे, शब्दों को समझेंगे, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है, कहाँ पे किस तरह का, उसके बाद पढ़ेंगे, पढ़ करके क्या करें समझेंगे, तब जाके वहाँ से नियम सीखेंगे। ये क्या बहुत ही क्या कठिन है, छोटे बच्चे तो पढ़ना ही नहीं जानते ठीक से, तो क्या वो लेखक का क्या किताब पढ़ेंगे, क्या समझ पाएंगे, खुद से क्या नियम बना पाएंगे। इसलिए क्या है, बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। तो लेकिन बड़े जब बच्चे हैं, जब बच्चे पढ़ना लिखना समझ गए, सब चीज़ के बारे में ज्ञान हो गया, तब वो क्या कर रहे हैं, अपने भाषा को और समृद्ध बनाने के लिए, भाषा में और प्रवाहपूर्ण तरीका से उसको सुसंगत बनाने के लिए क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग करते हैं। यानी लेखकों की कृतियां को पढ़ते हैं और उसके बाद उसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, नियम के बारे में जानते हैं। इसीलिए भाषा संसर्ग विधि को बताया गया, ये माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी है, या उसके लिए उपयोगी होता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। वहीं पे जब हम क्या देखते हैं, प्रयोग विधि है।
तो प्रयोग विधि में क्या होता है, इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण को निकलवाए जाते हैं। यानी बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं उसको हम देते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उससे एक्टिविटी करवाते हैं, तब जाके हमको जो नियम चाहिए उस नियम को हम लोग लेते हैं। ये भी क्या है, लंबा प्रोसेस होता है प्रयोग विधि, ये भी ठीक है। बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, सहभागी होते हैं, हाँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सहसंबंध विधि है। इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, बर्तनी शिक्षण या उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। यानी सहसंबंध विधि में यानी क्या है, वर्तनी यानी शब्द शिक्षण, शब्द रचना के बारे में। जब बर्तनी बताना हो यानी स्पेलिंग बताना हो, स्पेलिंग का उच्चारण कैसा करना है, कौन सा जो अक्षर है किसके बाद आएगा, कौन सी मात्रा है कहाँ लगती है, इसमें इस तरह से उच्चारण करना है। उच्चारण शिक्षण जब करवाना हो, किस शब्द का उच्चारण कैसा होता है, किस न का उच्चारण किस तरह से करते हैं, र का उच्चारण कैसा करते हैं, ढ का उच्चारण कैसा करते हैं, इन सब चीज के बारे में बताते हैं। तब जाकर क्या होता है, सहसंबंध विधि के अंतर्गत ये आता है। वहीं पे प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि जो है, जैसे हमने बताया था आपको, क्या है, जो आगमन विधि के बारे में, ये बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस विधि द्वारा बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। उसके बाद भी क्या है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट वो क्या है, प्रत्यक्ष भाषा विधि, जो जिसको डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट टीचिंग मेथड जो है, ये इसमें आता है। तो प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि बहुत ही जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। यह ग्रहण यह विधि होगा, यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने के अवसर प्रदान करती है। अर्थात छोटे बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे व्याकरण के क्या है, किताब की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए, हम नहीं बताते हैं कि ये व्याकरण है, ये इसको विशेषण कहते हैं, इसको लिंग कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं, बच्चों को इस तरह की जानकारी देते हैं। लेकिन हम जब उसको क्या करते हैं, बताते हैं, तो जैसे क्या है, कोई बात कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, मान लीजिए जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी आ रहा है, लक्ष्मी खेल रहा है, तो हम बताएंगे बच्चों को नहीं, लक्ष्मी क्या लड़की है, तो उसको किस तरह से बात करना है, लक्ष्मी खेल रही है, लक्ष्मी आ रही है, इस तरह से। तो बच्चे को हम नहीं बताइए व्याकरण का नियम है, जो ये लिंग है, लिंग के ऐसा होगा, या पुल्लिंग है तो ऐसा होगा, स्त्रीलिंग है इस तरह से होगा, नहीं बताए। बच्चे क्या है, ऐसा ही यानी व्याकरण के नियम बताए बिना ही हमको क्या कर रहे हैं, उसके भाषा को शुद्ध कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। और ये क्या है, प्राइमरी लेवल पे बहुत ही जरूरी, क्योंकि छोटे बच्चों को इतने सारे मानक गुण या इतने सारे व्याकरण के नियम सिखाना जरूरी नहीं है। बस हमें ये सिखाना है कि वो अच्छी तरह से भाषा सीख ले और शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीख जाए, जिससे अपने भाव को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। और जब बड़ा होगा तो उसके बाद तो व्याकरण सीखेगा ही। इसीलिए क्या, यह जो विधि है बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है खेल विधि। खेल विधि में क्या होता है, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराने के लिए किसी खेल का चयन करके पाठ की आवश्यकता अनुसार नियमों का निर्धारण करते हैं। अर्थात इसमें क्या करता है, खेल के माध्यम से बच्चों को ग्रुप बनाता है, खेलता है, उसके बाद बहुत सारे उदाहरण देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नियम निकालेंगे और बताएंगे। ये भी जरूरी है, मतलब ये भी सही है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, खेल में हिस्सा लेंगे और खेल खेल के माध्यम से क्या करेंगे, वो सीख जाएंगे व्याकरण के नियम को, तो ये भी जरूरी है। विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है, वहीं पे इस विधि में शिक्षक आगमन विधि की तरह क्या करते हैं, विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते हुए पहले उदाहरण देते हैं, फिर उन पर विचार विमर्श करके छात्रों के नियम निकालवाए जाते हैं। यानी विश्लेषणात्मक विधि में क्या करते हैं, आगमन विधि की तरह ही पहले उदाहरण देते हैं। अर्थात क्या कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, नियम जिसको बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो पहले शिक्षक क्या करता है, उसको कई सारे विश्लेषण करते हैं, यानी उसको खंडित कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांट देते हैं उस समस्या को। फिर छोटे एक एक चीज को लेकर के क्या करते हैं, समझाते हैं, उसका उदाहरण देते हैं, उसको समझाते हैं, फिर दूसरा चीज लेते हैं। इस तरह से सारे चीजों को उदाहरण देकर जब समझा दिया, तब जाकर उसके क्या करते हैं, मेन समस्या पे आता है, उस नियम पे आता है। आगमन विधि की तरह ही पहले उदाहरण दिया, फिर जाकर नियम पे आया। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए इसको विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। विश्लेषणात्मक विधि मतलब विश्लेषण करना, यानी खंडित करना, अलग अलग करना, समस्याओं का समाधान करना, फिर उसको एक साथ जोड़ देना, यानी संश्लेषण करना, यानी विश्लेषण और संश्लेषण करना। इस विधि में शिक्षक आगमन विधि की तरह काम करते हैं। इसके बाद देखेंगे व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय। चूंकि अब व्याकरण तो हो गया, क्यों सीखना है, इसका क्या उद्देश्य है, कितना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, ये हो गया। अब देखें इसको हम रुचिकर कैसे बनाएंगे, क्योंकि साधारणतः क्या है, बच्चे जो किसी नियम को जब आप सिखाते हैं तो उसको क्या होता है, दूर भागता है। लेकिन वही आप कथा कहानी सुनाइए, खेल करवाइए, तो क्या होता है, बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, आपके पाठ में सहभागी बनते हैं। तो जब नियम बताएंगे, नियम है, नियम के अनुसार करो, इसे शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उसमें क्या होता है, उतना
उसका मन नहीं लगता या अरुचि लेते हैं। लेकिन इसीलिए हम बता यहाँ पे है कि व्याकरण शिक्षण है तो उसको रुचिकर कैसे बनाना है। रुचिकर बनाने के लिए आपको क्या करना है, व्याकरण की पाठ्यक्रम छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये वर्ड आपके जो प्रश्न में पूछा जाता है, छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। अर्थात जो आपके जो बच्चे वो किस लेवल के हैं, बच्चे किस लेवल के कहने से अर्थात है प्राइमरी के हैं या प्राइमरी में भी 4-5 के हैं या क्या अपर प्राइमरी के या माध्यमिक के हैं, जिस लेवल के बच्चे हैं तो व्याकरण के नियम भी उसी लेवल के बनाइए, तब बच्चे को बताइए। इससे क्या होगा, व्याकरण बहुत ही ईजी हो जाएगा और बच्चे भी उसमें रुचि लेंगे। यदि मान लीजिए एक ही व्याकरण है, अब वही व्याकरण आप सभी लेवल के लिए कर देंगे तो छोटे बच्चों के लिए कठिन हो जाएगा नियम। इसीलिए बता रहा है आपको, जो रुचि करने के लिए व्याकरण को रुचिकर आपको छात्रों के स्तरानुकूल बनाना पड़ेगा, आपको खुद ही करना है। जैसे किताब तो रहता ही, सिलेबस भी रहता है तो उसी अनुसार रहता है, लेकिन आप एक भाषा शिक्षक हैं तो भाषा शिक्षक का और भी ये काम है कि वो क्या करें और भी उसको इजी तरीका से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। तो इसीलिए क्या इसे हम रुचिकर बना सकते हैं या खेल के उपयोग कर सकते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं प्रस्तुत की जाए। देखिए बहुत जगह बोलता है जो कठिन रचनाएं नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर कठिन शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि भाषा संबंधी ज्ञान तो जानते हैं हम, बच्चे तो बोलना लिखना पहले से सीखे हैं। यानी बच्चा जो आ रहा है उसको आप क्या सिखाइएगा, बच्चा तो जब स्कूल में एडमिशन लिया उस समय वो अपने भाषा में बोलना लिखना सब जान रहा है, लिखना नहीं जान रहा है लेकिन बोलना जान रहा है, उसके पास बहुत सारा शब्द का क्या भंडार है। अब हमें क्या करना है, उसको ठीक करना है, क्या करना, व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसको क्या करना है, सही करना है। इसीलिए कठिन रचनाएं क्या करना है उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे वो देखेगा कि वो उसको सही कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके बाद है व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य व अन्य शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। यानी साधारणतः क्या होता है, जो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट की कक्षा में हम क्या करते हैं, टीएलएम जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्याकरण की कक्षा में नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या व्याकरण के कक्षा में भी प्रैक्टिकल करवा सकते हैं या उसको ड्राइंग करवा सकते हैं। आपने जैसे बता दिया कि जैसे है संज्ञा, संज्ञा के क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसको चलो इसका जो प्रोजेक्ट वर्क दे दिया बना के लाओ, कैसे, मान ली एक पेड़ खड़ा कर दिया, पेड़ के ऊपर लिख दिया संज्ञा, उसके बाद उसके डाल बना दिए, डाल में लिख दिया भेद, संज्ञा के 5 भेद का नाम इस तरह से लिखना है। तो बच्चे क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे, उसमें लगे रहेंगे, उसका प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो रुचि लेंगे और उसका जो संज्ञा का भेद है वो भी नाम याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम रुचिकर क्या करते हैं, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से बना सकते हैं। यानी व्याकरण को भी रुचिकर बनाया जा सकता है, इस तरह से क्या है, रोचक बनाया जा सकता है। इसके बाद है संप्रेषण कौशल के विकास में जो व्याकरण का महत्व है। संप्रेषण कौशल अर्थात जो हम अपने बात को व्यक्त करते हैं, इसमें हम अपने बात को रखते हैं, बोलते हैं, किसी तरह से व्यक्त करते हैं, इसमें क्या होता है, व्याकरण का क्या महत्व है। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा वर्ड है, इसको बहुत ही अच्छा तरीका से आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही प्रश्न क्या होता है आपके एग्जाम में रहता है। ये सभी वर्ड है, क्या कर सकता है, यानी संप्रेषण कौशल के व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण, पहला क्या अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करता है, एक हो गया। दूसरा क्या, शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराता है, यानी बोलने के शक्ति क्षमता को, अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में, किसमें, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, यानी क्या है, वो जो बोल रहा है यानी वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो व्यक्त कर रहा है अपने भाव को स्पष्ट होना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है, इस चीज में उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसके बाद है सृजनात्मकता कौशल का विकास करने में, सृजन करना, जैसे सृजनात्मकता के बारे में हमने आपको बताया पहले ही, क्या क्रिएटिव करना, कुछ लिखना, कुछ अपने से सोचना, ना उसकी कल्पनाशीलता को विकसित करना, इसको कहते हैं सृजन करना। भाषण संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में तथा लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग द्वारा भाषा को प्रभावी प्रयोग में सहायक है। ये सभी चीज क्या है, व्याकरण के उद्देश्य है, जो क्या करता है, आपका संप्रेषण कौशल को क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। इसके बाद जो है लेखन कौशल का विकास में व्याकरण का महत्व, तो वो क्या था आपका, बोलने में और क्या है ये, लिखने में। तो सुनने में व्याकरण की क्या है, तो सुन तो हम लेते हैं, जो सामने वाला बोलेगा हमको सुनना है, वैसा ही इसमें व्याकरण का कोई उद्देश्य नहीं है, जो बोलेगा वही हमको सुन लेना है। सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, सामने वाला जो बोल रहा है उसमें त्रुटि बोल रहा है या सही या गलत है, ये हम नहीं रोक सकते, वो जो बोल रहा है हमको सुनना ही पड़ेगा।
बस उसको विश्लेषण कर सकते हैं कि हाँ ये गलत बोला तो गलत को नहीं लेना है, हमको सही लेना है। तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो श्रवण कौशल के बारे में हमने बात नहीं किया, हमने क्या है जो पहले जो संप्रेषण कौशल यानी वाचन कौशल के बारे में बात की। अब लेखन कौशल यानी लिखने में क्या शुद्धता लानी है, इसमें व्याकरण का क्या महत्व है। हम पहला देखिए, बच्चों को पढ़ी या सुनी बातों को शुद्ध वर्तनी यानी स्पेलिंग सही करना है तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे जो पूर्ण विराम लगाना है, इसका सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करने में क्या करता है, सहायक करता है। यानी आप कैसे लिख रहे हैं, आपका स्पेलिंग कैसा है, ये सब कहाँ पता चलेगा, व्याकरण से ही। यह है। इसके बाद यह बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम और तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में क्या करता है, सहायक करता है। हमने आपको बताया जो आप जैसे रचना करते हैं, रचना में यदि आप व्याकरण का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी रचना क्या होता है, सुसंगत नहीं होता है, या ये अच्छा नहीं दिखता है, या उतना प्रभावशाली नहीं बनता है। लेकिन वहीं पे आप यदि क्या करते हैं, विशेषण का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं, आपके रचना में मुहावरा आ जाता है, यानी प्रसंगानुसार यदि आ जाए और यदि लोकोक्तियाँ आ जाता है तो आपको जो रचना होती है बहुत ही प्रभावशाली लगती है और बहुत ही सुंदर लगती है, सभी के लिए अच्छा होता है। इसीलिए क्या है, ये सारे नियमों को सीखना, सीख करके लेखन कौशल को क्या करता है, विकसित करता है। इसमें व्याकरण की भूमिका होती है। यह बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग कराने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक करता है। तो साधारण तौर पर हमने क्या देखा, साधारण तौर पर हम देखेंगे व्याकरण क्या है, हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। सुनना तो शुद्ध नहीं सिखा सकता, सुनना तो हम कैसे भी सुन सकते हैं, यानी कुछ भी बज रहा है या कहीं पे कोई बोल रहा है तो हमको सुनना पड़ेगा, हम उसको सुनने को विश्लेषित कर सकते हैं कि हाँ ये शुद्ध है या अशुद्ध है, अलग करो। तो हमारे बाद बाकी तीनों कौशल को क्या करता है, व्याकरण बहुत ही विकसित करता है। मेन जो इसका मोटिव है यही है। बाद बाकी भी क्या है, जो वर्ड हमने आपको दिखाए, जो हमने सेंटेंस दिखाए, जो हमने पॉइंट दिया वो इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिए। इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न क्या होता है एग्जाम में रहता है। यदि आज का कक्षा आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंचता रहे। धन्यवाद।